एक तरफ पूरी दुनिया की नजरें खाड़ी के उस उफनते समंदर पर टिकी हुई हैं, जहां हॉर्मुज जल डमरूमध्य की लहरें अब सिर्फ पानी की नहीं बल्कि बारूद की कहानी सुना रही हैं। और दूसरी तरफ दक्षिण एशिया की शांत दिखने वाली सीमाओं के भीतर एक ऐसा साइलेंट तूफान खड़ा हो चुका है जिसने भारत को भी चौकन्ना कर दिया है। 2 हफ्तों का जो सीज फायर ईरान और अमेरिका के बीच हुआ था, अब अपने आखिरी पड़ाव पर खड़ा है। और जैसे जैसे इसकी घड़ी खत्म होने के करीब पहुंच रही है, वैसे वैसे दुनिया की धड़कनें तेज होती जा रही हैं, क्योंकि यह सिर्फ 2 देशों का टकराव नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सप्लाई और ताकत के संतुलन का खेल बन चुका है। दरअसल इस पूरे खेल की असली चाबी तेल है, और तेल का सबसे बड़ा रास्ता है यही हॉर्मुज जल डमरूमध्य, जहां से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है। सोचिए, अगर यहां एक छोटी सी चिंगारी भी भड़कती है तो उसका असर सीधे आपकी जेब तक पहुंचेगा। पेट्रोल, डीजल की कीमतें आसमान छू लेंगी और वैश्विक बाजार में हड़कंप मच जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका की सख्त नीतियों और प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को जकड़ने की कोशिश की है, लेकिन ईरान भी अब झुकने के मूड में नहीं है। उसका साफ संदेश है कि अगर उसका तेल नहीं बिकेगा तो वह किसी और को भी चैन से तेल नहीं बेचने देगा। यह जिद अब एक ऐसे विस्फोटक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर बड़ी ताकत अपनी चाल चलने के लिए तैयार बैठी है। इस पूरे घटनाक्रम में रूस और चीन जैसे देश भी अपनी रणनीतिक मौजूदगी दिखा रहे हैं, जबकि इजराइल की नजरें हर हरकत पर टिकी हुई हैं। यानी यह सिर्फ एक क्षेत्रीय विवाद नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का खेल बन चुका है। लेकिन इसी बीच जब दुनिया का ध्यान समुद्र की तरफ था, तभी जमीन पर एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने भारत को सीधे झकझोर कर रख दिया। भारत का पड़ोसी देश नेपाल, जिसके साथ भारत का रिश्ता सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं बल्कि रोटी बेटी का रिश्ता माना जाता है, अचानक ऐसे कदम उठाने लगा जिसने इस रिश्ते की नींव को हिला कर रख दिया। नेपाल ने भारत से आने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी इतनी बढ़ा दी कि आम आदमी के लिए सीमा पार व्यापार लगभग नामुमकिन हो गया। यहां तक कि अब 100 का सामान ले जाना भी टैक्स के दायरे में आ गया, जिससे छोटे व्यापारियों और आम लोगों की कमर टूटने लगी। और बात सिर्फ सामान तक नहीं रुकी, नेपाल ने भारत से आने वाले वाहनों पर भी भारी टैक्स लगा दिया। चाहे 2 पहिया हो या 4 पहिया, हर वाहन के लिए अलग अलग शुल्क तय कर दिए गए और नियमों का उल्लंघन करने पर सीधी कार्रवाई की चेतावनी दे दी गई। यह फैसला अचानक नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी रणनीति की बू आने लगी और सवाल उठने लगे कि क्या यह सिर्फ आर्थिक सुधार है या फिर किसी बाहरी ताकत का दबाव। इतिहास गवाह रहा है कि जब भी भारत और नेपाल के रिश्तों में दरार आती है, तब चीन की भूमिका पर सवाल जरूर उठते हैं। ऐसे में इस फैसले को भी उसी नजर से देखा जाने लगा। हालांकि नेपाल सरकार ने इसे आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाया गया कदम बताया, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। इसी दौरान नेपाल में डीजल और जरूरी चीजों की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला, जिससे आम जनता की परेशानियां बढ़ गई। हालात इतने बिगड़ गए कि नेपाल के ट्रक और गाड़ियां भारत के पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारों में खड़ी नजर आने लगी। खासकर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर इलाकों में यह दृश्य आम हो गया, जहां भारतीय नागरिकों को भी ईंधन के लिए जूझना पड़ा। यानी नेपाल का फैसला अब उसी के लिए मुसीबत बनता जा रहा था। और यहीं से शुरू हुआ नए भारत का जवाब। यह 1990 का भारत नहीं बल्कि एक आत्मविश्वासी और निर्णायक 2026 का भारत है, जिसने बिना देर किए जवाबी कदम उठाया। भारत ने नेपाल के वाहनों के लिए ईंधन की लिमिट तय कर दी। अब नेपाली बाइक को सिर्फ 3 लीटर, कार को 10 लीटर और ट्रक को 20 लीटर तक ही ईंधन देने की अनुमति दी गई। कई जगहों पर 200 से ज्यादा का तेल देने पर भी रोक लगा दी गई। इस एक फैसले ने नेपाल की अर्थव्यवस्था की असली कमजोरी को उजागर कर दिया। एक लैंडलॉक देश होने के कारण नेपाल की लगभग 65-70% सप्लाई भारत के रास्ते से आती है। ऐसे में ईंधन की कमी का असर सीधे ट्रांसपोर्ट, बाजार और आम जीवन पर पड़ना तय था, और वही अब देखने को मिल रहा है। नेपाल के बॉर्डर इलाकों में ट्रकों की लंबी कतारें लग गई हैं। ड्राइवर घंटों नहीं बल्कि दिनों तक फंसे हुए हैं। काठमांडू से लेकर पोखरा तक जरूरी सामान की कीमतों में 20 से 35% तक का उछाल दर्ज किया गया है। आलू, प्याज, दाल जैसी जरूरी चीजें आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। बाजारों में मांग और आपूर्ति के बीच भारी असंतुलन पैदा हो चुका है।
इसका सबसे ज्यादा असर नेपाल के मधेश क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, जहां लोग भारत पर निर्भर हैं। अब वहां के लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं क्योंकि यह फैसला सीधे उनकी रोजी रोटी पर चोट कर रहा है। इसी बीच बालेन शाह का नाम भी चर्चा में है, जिनकी आक्रामक छवि और बढ़ता प्रभाव नेपाल की राजनीति में नई दिशा तय करता नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि उनकी सोच का असर अब सरकारी नीतियों में भी दिखने लगा है, जिससे भारत नेपाल संबंधों में और खटास आ गई है। भारत ने भी साफ संकेत दे दिए हैं कि वह संबंधों में सम्मान चाहता है, लेकिन अगर कोई दबाव बनाने की कोशिश करेगा तो जवाब भी उसी भाषा में दिया जाएगा। सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। अब नेपाल के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो वो अपने फैसले पर अड़ा रहे और आर्थिक संकट को और गहरा होने दे, या फिर भारत के साथ मिलकर हालात को सामान्य बनाए। क्योंकि यह टकराव जितना लंबा चलेगा, नुकसान दोनों देशों को होगा, लेकिन ज्यादा मार नेपाल पर ही पड़ेगी। आखिर में अगर इस पूरे घटनाक्रम को ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करें तो साफ दिखाई देता है कि दुनिया इस वक्त सिर्फ एक नहीं बल्कि कई स्तरों पर एक साथ उथल पुथल से गुजर रही है। एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव है, जिसका सीधा असर हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे अहम रास्ते पर पड़ सकता है। और अगर यहां हालात बिगड़ते हैं तो यह सिर्फ एक क्षेत्रीय संकट नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झकझोर देगा। तेल की कीमतों से लेकर रोजमर्रा की चीजों तक हर चीज पर इसका असर पड़ेगा। और यही वजह है कि हर बड़ा देश इस स्थिति पर बाज जैसी नजर रखे हुए है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण एशिया में नेपाल और भारत के बीच जो खटास उभर कर सामने आई है, वह यह दिखाती है कि आज के समय में रिश्ते सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि रणनीति और हितों से तय होते हैं। नेपाल का कदम चाहे आत्मनिर्भरता के नाम पर उठाया गया हो या किसी बाहरी प्रभाव का नतीजा हो, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि ऐसे फैसले बिना पूरी तैयारी के उल्टे पड़ सकते हैं। और अभी जो हालात बन रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा दबाव खुद नेपाल की जनता पर ही पड़ता दिखाई दे रहा है। वहीं भारत ने जिस तेजी और सख्ती से जवाब दिया है, वह यह संकेत देता है कि अब देश अपनी सीमाओं और हितों को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। यह नया भारत है जो सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि रणनीतिक तरीके से जवाब देता है और जरूरत पड़ने पर सामने वाले को उसकी सीमाएं भी याद दिला देता है। सबसे अहम बात यह है कि यह पूरा मामला सिर्फ दो देशों के बीच का विवाद नहीं रह गया है, बल्कि इसके पीछे वैश्विक शक्ति संतुलन, आर्थिक हित और कूटनीतिक चालें भी जुड़ी हुई हैं। चीन जैसे देशों की संभावित भूमिका इस पूरे घटनाक्रम को और जटिल बना देती है, क्योंकि जब भी क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है, बड़ी ताकतें अपने हित साधने का मौका ढूंढती हैं। ऐसे में नेपाल के सामने चुनौती सिर्फ भारत के साथ संबंध सुधारने की नहीं, बल्कि यह समझने की भी है कि किस दिशा में बढ़ना उसके भविष्य के लिए सही होगा। आने वाले समय में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या नेपाल अपने फैसलों में बदलाव करता है और भारत के साथ संतुलन बनाकर चलता है, या फिर यह टकराव और गहराता है। क्योंकि अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका असर सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर दूरगामी परिणाम सामने आ सकते हैं। वहीं वैश्विक स्तर पर अगर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता है तो यह पूरे समीकरण को और खतरनाक बना सकता है, जहां छोटे देश सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। इसलिए निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि यह समय सिर्फ फैसले लेने का नहीं बल्कि समझदारी दिखाने का है। कूटनीति, संतुलन और दूरदृष्टि ही वह रास्ता है जो इस संकट को टाल सकता है। क्योंकि अगर अहंकार और जिद हावी हो गई तो इसका खामियाजा सिर्फ सरकारें नहीं बल्कि आम लोग भुगतेंगे। अब नजरें टिकी हैं आने वाले दिनों पर, जहां हर एक कदम यह तय करेगा कि यह कहानी समझदारी से खत्म होगी या फिर एक बड़े संकट में बदल जाएगी।